नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कोरोना की दूसरी लहर और देश भर में कोरोना का कहर। पहली लहर में जितने केसेस आए थे उससे कहीं ज्यादा केस अब दूसरी लहर में हर 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और ऐसे में आज देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू है। उनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना से लड़ने की उनकी तैयारियों के बारे में, वैक्सीनेशन को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में। और हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। स्वागत है मनोहर लाल जी आपका आज तक पर। आपके बगल में दिल्ली, देश की राजधानी, 24 घंटे में 10,000 केस। कितने चिंतित हैं आप? रोहित जी, बात ठीक है आपकी, क्योंकि पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता होना स्वाभाविक है। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, साथ लगते हमारे पंजाब प्रांत में भी बढ़ रहे हैं। हमारे हरियाणा का भी संख्या जो है एक प्रकार से जो नवंबर 2020 में थी 3,000 के आसपास, 3,000 से थोड़ा ऊपर चली गई थी। अभी 3,000 से 100 संख्या कम है, 2,900 तो अभी हमारे यहाँ भी आना शुरू हो गए हैं। इसलिए एक चिंता की बात है कि दोबारा से ये वेव जो फरवरी में 2021 में डाउन हो गई थी, मार्च 2021 के बाद लगातार ये बढ़ना शुरू हुई। प्रारंभ में मार्च में इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अभी अप्रैल आते आते ही एकदम स्टीप राइज इसका हो रहा है और निश्चित रूप से सबकी चिंता है। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, रूबरू हुए थे, और उसमें खास करके 7-8 ऐसे प्रांत जहां की स्थिति बहुत चिंताजनक थी, बहुत स्थिति भयावह है, वहां के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने स्वयं बात भी की थी और जो अपनी ओर से मार्गदर्शन दिया था उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं अभी भी आशा करता हूं कि हम इस पर जल्दी काबू पा लेंगे। दिल्ली के साथ हरियाणा के बॉर्डर फिर तो बंद नहीं हो जाएंगे? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है। रोहित जी, हमने पिछली बार जितने भी अनुभव किए थे उसमें से बहुत सी चीजें तो ऐसी कारगर हुई हैं कि जिसको दोबारा से लागू करने से हम उसकी रोकथाम करेंगे। लेकिन बॉर्डर्स बंद करना मैं समझता हूं उस प्रकार का सोल्यूशन नहीं है, और न ही लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति ला करके उसकी स्थिति का कोई बहुत हल होने वाला है। क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेट करता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, बॉर्डर्स बंद करने के बाद भी बहुत सी आवागमन लोगों की इधर से उधर होती रहती है, तो इसलिए वो कोई बहुत कारगर ऐसा उपाय मुझे लगा नहीं है, जिसके कारण से पैनिक ज्यादा होता है और उसका इलाज कम है। इलाज की और सारी व्यवस्थाएं वो सब हम कर रहे हैं, उसमें जितने भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो हम कर रहे हैं, क्यूरेटिव मेजर्स हैं वो सब हम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम उसमें से सफलता पाएंगे। अस्पतालों के स्तर पर प्रबंधन कितना मजबूत हुआ है पिछले 1 साल में? क्योंकि सरकारों ने पिछले 1 साल में यही बात कही बार बार कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने का, तैयारी करने का मौका मिला। अब उसकी टेस्टिंग का समय है, तो कितनी तैयारी है? देखिए, जहां तक हमारी हेल्थ सर्विसेज की बात है वो पूरी तरह से हम तैयार हैं। हमारी जितनी वर्क फोर्स है वो इंटैक्ट है। जो ड्यूटीज हमने पहले लगाई थी उन्हीं ड्यूटीज पर फिर लोग आ गए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में हमारे बेड्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हैं, चाहे आईसीयू बेड्स हैं, चाहे आइसोलेशन बेड्स हैं, सब पर्याप्त संख्या में हमारे पास है, कोई कमी नहीं है। और इसको मैं समझता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल सरकारी व्यवस्थाएं बल्कि प्राइवेट व्यवस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं, और सब मिलकर के इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो इसके ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में जब दिल्ली के अंदर लगातार आप देख रहे हैं केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, देश के और राज्यों ने अपने बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू या पार्शियल लॉकडाउन जैसी घोषणाएं कर दी हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी जो सैटेलाइट टाउन्स हैं कम से कम जो दिल्ली को टच करते हैं, जहां से रोज का आना जाना है, वहां कुछ ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए थे? देखिए, सामान्य मेजर जितने हमने पहले उठाए थे उसको फिर से लागू किया है। जैसे मास्क पहनने की बात है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जैसे सैनिटाइजेशन की बात है, या गैदरिंग्स के ऊपर रोक लगाने की बात है। जब हमने जितने भी इंडोर गैदरिंग्स है उसमें 50% की कैपेसिटी कर दी है और मैक्सिमम लिमिट उसमें 200 रखी है। और इसी प्रकार जो आउटडोर गैदरिंग्स है वहां भी 500 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। फ्यूनरल आदि के लिए जो 50 लोगों की लिमिट हमने रखी है। तो ऐसे सारे मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं। लेकिन जहां तक लॉकडाउन की बात है जो पिछली बार हमने प्रयोग किया, मुझे लगता है उसमें से एक पैनिक ज्यादा खड़ा हो जाता है
लेकिन उसका कोई समाधान बहुत निकला नहीं है। और अगर पैनिक होने के बाद जो पिछली बार लगातार 3 महीने तक जो स्थितियां बन गई थी, हमारा आर्थिक चक्र सारा रुक गया था, जिसके अंदर बाजार बंद हो गया, जिसमें इंडस्ट्रीज बंद हो गई, छोटी घरेलू इंडस्ट्री भी बंद कगार पर आ गई, और वो सब करने के बाद भी हम उसको बहुत ज्यादा रोक नहीं पाए थे। तो इसलिए हमें लगता है कि वो सारी जो आर्थिक स्थिति का एक चक्र बंद होने के कारण से जो उहापोह होती है, जो पलायन शुरू हो जाता है, वैसी स्थिति ना आ जाए, क्योंकि वो स्थिति कोरोना के साथ साथ कई बार बहुत भयंकर स्थिति बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति भयानक ना हो, बल्कि अपनी अपनी जगह पर रह करके जो बाकी जितने इसके तरीके हैं उन सबको अडॉप्ट किया जाए। हम अपने आप को उसमें संभालेंगे, हम अपने परिवार को, अपने समाज को, आसपास लोगों को इस कोरोना को फैलने से जो कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए सारे प्रबंध करेंगे। स्कूलों को भी हमने आगामी 30 अप्रैल तक एक बार बंद कर दिया है, और 30 अप्रैल के बाद इसका निर्णय फिर करेंगे। और जहां तक रात्रि का जो कर्फ्यू है, अपना कोरोना कर्फ्यू, इस कोरोना कर्फ्यू के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। आज इसका कोई फैसला करेंगे, और हम रात्रि के कर्फ्यू को भी बड़े जो शहर हैं, जिसको आपने बताया आइकॉनिक शहर है, उसमें इस कर्फ्यू को भी हम लागू करेंगे। आपने स्कूलों की बात की, स्कूल 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं, उनके पेरेंट्स ने तो सीबीएसई को चिट्ठी तक लिखी है। क्या राज्यों के तौर पर, राज्य प्रशासन के तौर पर आप लोग भी सीबीएसई से कोई अपील करने वाले हैं, और स्टेट बोर्ड अपनी तरफ से कोई फैसला लेने की सोच रहा है इस बारे में कि परीक्षा स्थगित की जाए या ऑनलाइन कर दी जाए या कुछ हल निकाला जाए? देखिए, अभी हमने 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसके लिए निर्णय लिया है। 8वीं से ऊपर तक के जो स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा का है अथवा सीबीएसई है, वो अपने डिस्टेंसिंग रख के, दूरी रख करके, बाकी सारे जितने भी उसमें प्रावधान हमने बताए हैं उनका सबका ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि परीक्षा लेने वाली बात अभी तो ऐसी लेवल पर नहीं आई है कि बिल्कुल परीक्षाएं न ली जाएं। हाँ, पढ़ाई के नाते हम जरूर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई, जो डिस्टेंस जो एजुकेशन है, उसके दोबारा से शुरू करने की बात है। बीच में एक बार उसमें थोड़ा कम कर दिया था, क्लासेस लगने लग गई थी, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन जरूर कराएंगे। जहां तक परीक्षा की बात है, वो डिस्टेंसिंग रखते हुए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बच्चे आते हैं और वो आकर के परीक्षा दे पाएंगे। ऐसा अभी तक तो उस प्रकार की योजना हमने नहीं बनाई है कि परीक्षाएं भी न ली जाएं। परीक्षाएं ली जाएं, ऐसा एक विचार बना है। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव की बात कही थी, 3 से 4 दिन टीका उत्सव चले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की तरफ प्रेरित किया जाए और वैक्सीन दी जाए। तो आपके यहाँ टीका उत्सव कैसा चल रहा है, और आपके पास लगाने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं? हमारे यहाँ ये जो 4 दिन का टीका उत्सव का कार्यक्रम है, ये शुरू हो चुका है, और लगातार 15 तारीख तक हम 1 लाख इंजेक्शन जो है इसके जो हमारे लगेंगे टीके, तो 1 लाख से ज्यादा, यानी इन 4 दिनों में लगभग 5 लाख टीके लगाने की हमारी योजना है। और पर्याप्त संख्या में पास स्टॉक है इंजेक्शन का, कोई उसमें कठिनाई नहीं आएगी। और लगातार हमारी जो संख्या बढ़ रही है, तो अभी तक 25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है, और लगातार जिस स्थिति से, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, उतनी सप्लाई हमारे पास वैक्सीनेशन की आ रही है, और उसका हम जितनी सप्लाई एश्योर्ड होती है उसका हम प्लानिंग पहले बना लेते हैं, और प्लानिंग करके 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन का जैसे स्टॉक आता है उसको हम निश्चित स्थानों पर भेज देते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई न तो अभी कठिनाई आई है, और न ही आने वाले समय में हमको लगता है कि कठिनाई आएगी। लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। महाराष्ट्र ने जब ये झंडा उठाया सबसे पहले कि टीके नहीं है, तो बाकी कांग्रेस शासित राज्य भी कह रहे हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है इनकी, वहां तो टीके हैं, हमको नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है, वाकई भेदभाव हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भेदभाव हो रहा होगा, क्योंकि तो पहले से प्लान बना करके सबको बता दिया जाता है। उनसे पूछा भी जाता है कि कितने इंजेक्शन आपको चाहिए, कितने इस प्रकार का जो टीकाकरण की व्यवस्था है उसकी क्वांटिटी जो है वो पहले से पूछ ली जाती है। मुझे इसमें कई कठिनाई अगर ध्यान में आ रही है, तो जो बड़े राज्य हैं उनकी अपनी व्यवस्थाओं को उनको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हमने जितने भी हमारे पास वैक्सीनेशन के टीके आते हैं, हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन इस ढंग से बनाई है कि वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, ताकि 4 दिन पहले का स्टॉक उनके पास भी उपलब्ध रहे। अगर कहीं बड़े क्षेत्र हैं, बड़े एरियाज हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उनका ठीक नहीं होता होगा, तो निश्चित रूप से कठिनाई आती होगी। दूसरा वेस्टेज है, वेस्टेज का भी जहां तक विषय है, बहुत से प्रांतों की वेस्टेज
6%, 8%, इवन 15% तो वेस्टेज हुई है। ऐसे प्रांतों को वेस्टेज भी ना हो, इसकी भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे प्रांत में वेस्टेज 1-1.25% तक ही रहती है। हमारी कोशिश है कि वेस्टेज 1% से भी कम हम लेकर के आए। तो इसलिए इन बातों पर अगर ध्यान करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, तो जितनी क्वांटिटी उन लोगों ने पहले से तय की हुई है, वो सब क्वांटिटी एज पर एग्रीड प्लान सबको जाती है। उसमें कहीं भेदभाव नहीं बरता जाता कि इस प्रांत को ज्यादा करनी है, इस प्रांत को कम करनी है। जिस प्रांत की जैसी योजना है पहले से तय होती है, वो सबको पहुंचती है। मनोहर जी, आम लोगों के मन में एक बड़ी भावना आ रही है कि हमारे लिए तो मास्क अनिवार्य किया गया है, चलती गाड़ी में भी अदालत ने कह दिया अगर कोई अकेला जा रहा है तो उसको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब कोई रैली करती हैं, कोई रोड शो करती हैं या कोई राजनीतिक कार्यक्रम करती हैं, तो वहां ना नेता खुद मास्क लगाते हैं, ना उनके कार्यकर्ता मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। इन चीजों को लेकर क्या राज्य सरकारें इस मौजूदा परिस्थिति में, जब सेकंड वेव इतनी घातक दिख रही है, कुछ कदम उठाने की सोच रही हैं कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने तो राज्य सरकार के नाते से इन चीजों का पालन करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए म्यूनिसिपल बॉडीज हैं या हमारे पुलिस के लोग हैं या जिनके भी जिम्मे हमने लगाया है, वो सख्ती से पालन करा रहे हैं। इवन चलान भी किए जा रहे हैं। चलान करने के बाद हम तो यहाँ तक करते हैं कि उसका 500 रुपए का चलान करते हैं, साथ में 5 मास्क उसको दे देते हैं, साथ में कि भी ये खुद भी पहनो, बाकी लोगों को पहनाओ। पुलिस भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम उन्होंने पुख्ता कर लिए हैं। हम बिना मास्क के इसका नहीं चलने देते, लोगों को सख्ती का पालन कराते हैं। अब कहीं कहीं लोगों ने ठान ही लिया कि हमें मास्क पहनना नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं होता। ये अपीलिंग एक फैक्टर है, तो हम अपील करते हैं, लोग उसको मान रहे हैं। और जिनको नहीं मानना है वो बाद में जब पछताएंगे उनको ध्यान में आएगा कि मास्क जो है ये जरूरी पहनना चाहिए था। इसलिए मैं तो अभी भी अपना मास्क साथ लेकर के आया हूं, लेकिन चूंकि डिस्टेंसिंग मेरी दूर है, यहाँ से 3 गज दूर लोग बैठे हैं मेरे से, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा। वरना हमेशा लगातार मास्क पहनने का उपयोग हम सब लोग करते हैं, चाहे वह राजनीतिक नेता हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने ऑफिसर्स हैं वो हैं, या हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके सब पहनते हैं, जनता को भी संदेश देते हैं। जनता का यह कहना है कि आप सब चीजें रोक देना चाहते हैं। आप जब मैं कह रहा हूं तो वो व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं या सरकार है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पे कोई रोक नहीं लग रही है। चुनाव होने थे, चुनाव वैसे ही हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो लोकल बॉडीज के हों, चाहे वो राज्यों के हों। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में विशेष इन चीजों पे भी रोक होनी चाहिए? 5 राज्यों का चुनाव तो पहले से तय हो गया था, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वो रोके जा सकते थे या रोक देने चाहिए थे? मैं बाकी जगह की तो बात नहीं करता। हम अपने प्रदेश में हमने चुनाव आयोग को निवेदन किया कि हमारे यहाँ स्थितियां जो ये कोरोना की भी हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर आंदोलनकारियों ने एक आंदोलन की व्यवस्था भी खड़ी की हुई है। तो इस नाते से हमने निवेदन किया, उन्होंने हमारी बात मान ली, और हमें लगता है कि उसके कारण से हम 2-3 महीने अपने यहाँ के स्थानीय जो चुनाव बाय इलेक्शन है उसको यानी दूर कर पाए, उसको एक प्रकार से पोस्टपोन कर पाए। और इसी प्रकार से लोकल बॉडीज के भी चुनाव ड्यू हैं। हमने उन लोकल बॉडीज को भी चुनाव के लिए अभी को तो कम से कम 6 महीने के लिए इसीलिए टाला है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक होंगी उसके बाद ये सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, चुनावी कार्यक्रम हो, इन सबको बाद में हम शुरू करेंगे। मैंने तो आज भी एक मेरा कार्यक्रम पहले से तय किया हुआ था जब कोरोना की स्थिति नहीं थी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना आज कार्यक्रम कैंसिल करके मैं वापस चंडीगढ़ आ गया हूं। हम स्वयं ध्यान रखते हैं कि इन कार्यक्रमों को या तो किया ना जाए, किया जाए तो एक मर्यादा में, संख्या कम हो, दूरी बनी हुई हो, तब किया जाए। अब बिल्कुल समाज से हट करके, टूट करके तो नहीं रहा जा सकता। समाज के अंदर छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें भागीदारी भी आवश्यक है, लेकिन सावधानी बरतनी आवश्यक है। सावधानी नहीं हटनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी आज तक पर आने के लिए, और कोरोना काल में लोगों को यह भरोसा देने के लिए कि कम से कम लॉकडाउन करने की फिलहाल कोई प्लानिंग हरियाणा सरकार नहीं कर रही है। सब कुछ खुला रहेगा, आर्थिक चक्र जैसे चलना शुरू हुआ है वो चलता रहे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। धन्यवाद आपका। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और चिंता की बात यह है कि इस बार वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस लौटा है। इससे निपटने के लिए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन की आहट मानी जाए? क्या लोगों की लापरवाही के बीच कोरोना की रफ्तार पर काबू पाना आसान होगा? संपूर्ण लॉकडाउन, सूनी सड़कें, सड़कों पर पुलिस का पहरा, घरों में कैद लोग। क्या एक बार फिर
वैसा ही सन्नाटा पसरने वाला है जैसा 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर में था। ये सवाल बेहिचक लॉजिक के तराजू में तौलिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार दोगुनी रफ्तार से कहर बनकर टूटी। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना केस आए, जबकि 794 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को कोरोना केस 1,31,968 थे। 780 मरीजों की मौत हुई थी। अब फिर एक बार कोरोना वायरस के मामले आसमान छू रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे देश की बात करें तो 1,45,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। 700 से ज्यादा मौतें पूरे भारत में रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 8,500 से ऊपर पिछले 24 घंटों में केसेस आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या नाइट कर्फ्यू और पार्शियल लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ रहा है? कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर डराने वाली है और इस त्रासदी से जूझते देश के शहरों पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फंदा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है। बनवाड़ी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर और उज्जैन जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शनिवार रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। शुक्रवार शाम 6 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई है और हम जिस इलाके में मौजूद है ये भोपाल का कोलार इलाका है, जहां पे तो पूरे 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो महीने के अंत तक सूबे में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हो सकते हैं, यानी खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको। पिछले कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल की सुबह तक मिनी लॉकडाउन लगा है। नाम मिनी है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से किसी मामले में सख्ती कम नहीं है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लोगों को घरों में रहने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन का ये स्वरूप इस तरह से है कि यहाँ जुहू के आप इलाके में ये देख लीजिए, पुलिस के अधिकारी जो ट्रैफिक पुलिस के हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से इनको तैनात किया गया है। अगर आपको याद हो, पिछले लॉकडाउन में भी पुलिस तैनात थी, लेकिन उस लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इस बार लोगों को पकड़ पकड़ के पीनलाइज नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को 58,933 नए मामले सामने आए। 301 लोगों की मौत हुई थी। 8 अप्रैल को 56,000 केस थे। 376 लोगों की मौत हुई। 7 अप्रैल को 59,907 कोरोना केस सामने आए, जबकि 322 लोगों की मौत हुई। यानी सिर्फ 3 दिन में 1,75,000 कोरोना मरीज अकेले महाराष्ट्र से ही सामने आए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? अभी हमने पहले नाइट में जब कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद में हमने दिन में भी जो है रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क कर दिया और वीकेंड के ये 2 दिन के लिए जो है आज ये पहला दिन है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हमें उसके अंदर कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर आज सविस्तर चर्चा सारे दलों को लेके की गई, ना कि अचानक से ला के पब्लिक के ऊपर हम कोई इस तरीके से थोपना नहीं चाहते कि भाई अचानक से आके हम लॉकडाउन कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं, लेकिन अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की खेप बढ़ाने की मांग हर रोज की है। हमारी भावना समझनी चाहिए। महाराष्ट्र बहुत अफेक्टेड स्टेट है, गुजरात अफेक्टेड स्टेट है और भी कुछ स्टेट है। ये यहाँ आप किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, हमारी है या तुम्हारी है, ये देखकर आप निर्णय मत लीजिए। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गुजरात के 20 शहरों में और 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नाइट कर्फ्यू है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। ओडिशा के कई जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 4000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से वैक्सीन सेंटर पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जयपुर में ज्यादातर वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। आज भर की वैक्सीन बची हुई थी जो कुछ सेंटरों पर लगाई जा रही है, और जहां पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं वहां पर भीड़ देखी जा सकती है। केंद्र ने इस बार लॉकडाउन का फैसला लेने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ा है और ज्यादातर राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उससे संपूर्ण पाबंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की भयंकर त्रासदी को याद करके महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है? ये सवाल मौजूद है, क्योंकि अगर कोरोना की चेन नहीं टूटी तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या हमने एक साल में कोई सबक नहीं सीखा? क्या लोगों की लापरवाही और भूल ने एक बार फिर महामारी के खतरे को नए सिरे से दावत दी है? आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज तक पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आज तक सीएम सम्मेलन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियां क्या हैं? हमारे साथ आज दिन भर आज तक पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए उनके इंतजाम क्या है, उनकी रणनीति क्या है, और जनता के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको लेकर वो क्या जवाब दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ आ गए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद। तारकेश्वर जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा सीधे सीधे तौर पर यही कि बिहार में एक बार फिर से इस चीज को लेकर बड़ी चिंता है। महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है, वहां से बड़ी तादाद में लोग वापस लौट रहे हैं। अगर उनके साथ कोरोना का संक्रमण भी आता है या वो ना आए, उसके लिए क्या तैयारी बिहार की सरकार कर रही है? देखिए, महाराष्ट्र से अगर अपने कोई बिहार के लोग अपने राज्य आ रहे हैं तो उनकी पूरी जांच हम सब करवाने की व्यवस्था हमने की है, और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें हम सब आइसोलेट भी करेंगे, उन्हें क्वारंटाइन भी करेंगे। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हम सब करने जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि वो जो प्रथम चरण में जो कोरोना का प्रभाव था, उस समय भी हमारी सरकार ने अग्रिम तैयारी की थी, और इस बार भी जो आपदा के समूह की जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और उस निर्णय के आलोक में जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और उसकी सारी तैयारियां की गई है और की जा रही है। तारकेश्वर जी, पहली लहर में जब इतना ज्यादा कहर नहीं हुआ था भारत में, तब भी बिहार में बहुत सारी जगहों को लेकर सवाल उठे थे कि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, अस्पताल के बाहर भटकने को मजबूर हैं, कोविड को लेकर प्रोटोकॉल उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। उस समय तो पीपीई किट को लेकर भी सवाल थे। क्या वो सारी चीजें, वो सारी परेशानियां, दिक्कतें दूर कर ली गई हैं? तैयारी की थी, और ये पूरे विश्व के लिए एक नई बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार ने तैयारी की। और इस बार जैसे ही द्वितीय चरण के कोरोना का प्रभाव हुआ, हमारी सरकार बिल्कुल तैयारी की है। लगातार इस संदर्भ में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, और वो सारी सुविधाएं हम सब प्रदान करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की, उसमें मैं भी उपस्थित था, और उसके लिए भी महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को बैठक होने जा रही है, जिसमें हम सब रहेंगे और सभी राजनीतिक दल के हमारे नेता रहेंगे। और सर्वदलीय बैठक के द्वारा हम सब मिलकर जो बिहार में कोरोना की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, उसकी चर्चा भी होगी, उसकी तैयारी की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी, और जो सभी अपने माननीय नेताओं के सुझाव होंगे उस पर अमल भी किए जाएंगे। तारकेश्वर जी, आज टीका उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा
कि अधिकतम संख्या में लोगों को टीके लगाए जाएं, टीका उत्सव मनाया जाए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद देखा हो, तेजस्वी यादव ने कल तस्वीर ट्वीट की थी, एक वीडियो था, एक वाहन को धक्का लगाया जा रहा था, उस वाहन में 9 लाख वैक्सीन डोज थे जो बिहार के लोगों को लगाने के लिए लाए गए थे और उसके जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज किया था। क्या जवाब दीजिएगा उनको? अरे देखिए, उनको तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के चित्रों से बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जो बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, हमने जो कई निर्णय लिए हैं उसका अमल हो रहा है, आज सारी व्यवस्थाएं हो रही है, उसका भी चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। एक जगह अगर किसी कारण से, तकनीकी कारण से किसी गाड़ी को धक्का लग गया, वो पूरे बिहार की तस्वीर नहीं है। बिहार की तस्वीर है कि जितने भी हमारे इतने अस्पतालों के केंद्र हैं जहां हमने बेहतर व्यवस्था की है, और वो सारी चीजें आज लोग दिख भी रही है और लोगों ने महसूस भी किया है। और उसी का कारण है कि रिकवरी दर हम लोग का काफी बेहतर है। आप तो देख ही रहे कि बिहार का रिकवरी दर हमेशा बेहतर रहा है। और हम सब ने अभी तक जो 2 करोड़ 21 लाख का लक्ष्य रखा है, उसके उस आलोक में अभी तक 47,95,094 लोगों को हमने टीका भी लगाया है। तो ये जो कुछ अच्छी सारी चीजें हैं वो दिखनी चाहिए, वो बिहार की बात है। और नेता प्रतिपक्ष भी सत्तारूढ़ दल के अंग माने जाते हैं। इस हालत में उनसे भी अपेक्षा है कि बिहार की जो अच्छी बातें हैं उनको भी उन्हें रखना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विद्वेष के कारण सिर्फ एक क्लिपिंग को दिखाकर पूरे बिहार के तस्वीर को वो इस तरह से दिखा के बिहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आज हमारे लेकिन तारकेश्वर जी, अच्छी बातें बताने के लिए तो आपको बुलाया ही हमने। हाँ, तो वो सारी चीजें तो बुरी बातें भी तो कोई आपको बताएगा ना, तभी तो आप उनको बेहतर कर पाएंगे। अपेक्षा कर रहा हूँ कि इस तरह की जो एकाध कोई अचानक, ठीक है, कुछ बातें हो गई होंगी, लेकिन जो इतनी सारी चीजें, जो अच्छी चीजों को हमने किया है, उसमें नेता प्रतिपक्ष से भी अपेक्षा की जाती है, उन चीजों को रखना चाहिए। सरकार होती है, वो कोई दल नहीं होता है। सरकार राज्य की सरकार होती है और सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं वो सभी को मिलकर रखना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 अप्रैल को हम सबों ने तुरंत महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बैठक की सारी रूपरेखा तय की और हमारे प्रधानमंत्री ने महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इसे एक सर्वस्पर्शी और सबों का सहयोग लेकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आह्वान, और उन्हीं के हम सब आज एनडीए की सरकार है, हमारे वो नेता है, तो कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं का सहयोग से इन सारी चीजों को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाने का भी जो आह्वान है उसको भी उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन कर देना पड़ा है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में वीकेंड पे पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। बिहार में क्या आप लोग नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, इस तरीके के कुछ रास्ते बिहार में हम इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं कि नहीं? बिहार में लगातार हम सब ये चिंतित है और उस पर हम ध्यान भी दे रहे हैं। अभी 7 बजे शाम तक दुकानें खोलने का निर्णय हम सबों ने लिया है। हमारे जो विद्यालय हैं वो 18 अप्रैल तक अभी तत्काल हम सबों ने बंद किया है। जो हमारे कार्यालय हैं, निजी कार्यालय या सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ 33% की उपस्थिति एक बार में करने की सीमा तय की है। जो हमारे अन्य जो चीज, सिनेमा हॉल है या और भी जो जगह है, वहाँ 50% लोगों की उपस्थिति हो, इसको भी हम सबों ने निर्णय लिया है। और उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको हम सबों ने छूट भी दी है। लेकिन आपको बता दें कि हमारी सरकार चिंतित है और हम लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी अगर परिस्थिति बनेगी तो हम निश्चित रूप से उस पर भी अमल करेंगे, क्योंकि बिहार में जो ये मानव संसाधन है
ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से हम सबकी भी चिंता है, क्योंकि हमारे लोग, बिहार के लोग जितने स्वस्थ होंगे, हम बिहार को और तेज गति से आगे ले जाएंगे और इस मामले में हम कोई कोताही बरतने वाले नहीं। तारकिशोर जी, पुणे से दानापुर जो ट्रेन आई, 524 में से 17 यात्री उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरोप यह है कि मेडिकल टीम जिसको पहले से वहां होना चाहिए था, वो आधे घंटे देरी से पहुंची। यात्रियों को भी स्टेशन पर रोक कर रखा गया, बैठा कर रखा गया। आपको नहीं लगता कि सरकार को, व्यवस्था को, प्रशासन को ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा सतर्क और ज्यादा अटेंटिव होने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से देखिए, सरकार को और प्रशासन को हमेशा मुस्तैद है भी और रहना भी है। और इस तरह की जो बातें हैं तो उसको और हम सब दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो अपने खास करके महाराष्ट्र से जो रेलगाड़ियां आ रही है या और भी अन्य साधन से अगर वो बिहार आ रहे हैं, तो उसे उन्हें तुरंत जांच के दायरे में लाना, ये हम सबों का दायित्व है। और इस तरह के निर्णय भी हुए हैं। और इस तरह की अगर कोई विलंब होता है तो उसको और हम सब बेहतर करेंगे। लेकिन हम सब इस तरह के किसी ऐसी चीजों को, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, उसके लिए हम मुस्तैद हैं। और इस तरह के मामले जो आपके द्वारा ध्यान दिलाए गए हैं, मैं तुरंत इसको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तारकिशोर जी, आज तक पर आने के लिए और जनता को यह बताने के लिए कि बिहार की सरकार कोरोना की दूसरी वेव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है और क्या रणनीति बना रही है। धन्यवाद आपका।